तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज या फिर इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोला जाता है ना। अब इसका क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कोई भी आपका नेटवर्क हो, है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे रेजिस्टेंस हो। जैसे ये नेटवर्क है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस होता है। वो बड़ी बड़ी सर्किट्स आप अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी सर्किट्स में बहुत सारे इस तरीके से नेटवर्क्स होते हैं ना। और इस तरीके से यहाँ पे कोई सर्किट है, मान लो आपका यहाँ पर पोटेंशियल V लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से मान लो आपका कोई नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है ना, ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं। तो क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस खराब हो गया, या फिर हमें सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करनी है कि भाई, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं आपके, जो मदरबोर्ड्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। तो इन सभी एक एक करके सभी रेजिस्टेंस को चेक करना ये तो पॉसिबल नहीं है कि सर्किट में कहाँ गड़बड़ है। तो एक पूरे सेक्शन को देख लिया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं कि हम इस पूरे सेक्शन का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, ताकि उसको आसानी से हम कंपेयर कर पाए, चेक कर पाए, है ना। इसलिए ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये बहुत सारा, जो सर्किट में बहुत ज्यादा जब रेजिस्टेंसेस वगैरह या कैपेसिटेंसेस होंगे या इंडक्टेंस होंगे, जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे, तो वहां पर ये काम किया जाता है। तो इनको रिप्लेस करके पूरी सर्किट को एनालाइज करके इसको रिप्लेस करके एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि जो बड़ी बड़ी सर्किट्स हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके, समझा जा सके, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है बच्चों, जैसे कि यहाँ पर ये जो है, आपने इस पूरे ग्रुप ऑफ नेटवर्क में मान ले V वोल्ट की पोटेंशियल बैटरी लगाई हुई है और उसमें से करंट आई जा रही है। तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर आप इसको इसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, जो भी आप बोलना चाहें, और ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस पूरे नेटवर्क को जब हम रिप्लेस करते हैं एक सिंगल नेटवर्क से, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं ना बच्चों। तो इसको जब आप सिंगल रेजिस्टेंस से, लेकिन ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तब कहलाएगा इस पूरे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस का, पूरे नेटवर्क का, जब आप इसमें वही बैटरी लगाएं जो इस ग्रुप में लगी थी, डेट इज V वोल्ट की, और इसमें से करंट भी वही फ्लो करे जो इस पूरे नेटवर्क में फ्लो कर रही थी, ये जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही थी I। तब जाकर इस पूरे ग्रुप का, पूरे नेटवर्क का ये जो रेजिस्टेंस है, सिंगल रेजिस्टेंस, ये बच्चों आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब इसकी जो करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप के लिए, नेटवर्क के लिए, वो सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करने पर चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। चेंज हो जाएगा तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए कई बार क्या होता है ना कि जो बेसिक तरीका है पहले जब निकाला जाता था, अब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो हम पढ़ेंगे वन बाई वन करके। लेकिन कहीं पर अगर आपको दिक्कत जाए तो हमेशा ऐसे करना चाहिए बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, कि आप पूरे ग्रुप में एक बैटरी जोड़ दें V, उसमें से अगर करंट I निकालें, तो अगर उसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट, तो ये जो R इक्विवेलेंट होता है, ये रेशियो है किसका, V अपॉन I, अगर ओम्स लॉ लगाएं आप। क्योंकि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी तो है, एक सिंगल रेजिस्टेंस, तो R इक्विवेलेंट होगा V बाई I। तो कभी भी अगर आपको, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कई सारी टेक्निक्स हैं, वो हम वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आप फंस जाएं और कोई टेक्निक काम ना करे, तो आप हमेशा याद रखना कि उसमें आप V वोल्ट की बैटरी लेना, करंट I मान लेना, फिर उस सर्किट को सॉल्व करना। सर्किट एनालिसिस हम जानते हैं, KVL KCL, जिस भी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और आप V अपॉन I का रेशियो निकालने की कोशिश करना। जब आप V अपॉन I का रेशियो निकालोगे, तो वो जो आंसर आएगा वही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्लियर होगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेसिकली मेन जो दो कॉम्बिनेशन है उसको हम सीख लेते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के रेजिस्टेंस निकालेंगे इक्विवेलेंट, है ना। तो जो सबसे पहला कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, फर्स्ट वाला सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है बच्चों की सारे रेजिस्टेंस जो जुड़े हैं अगर उनमें करंट सेम है तो हम उनको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस का एग्जांपल लेंगे, फिर बाद में हम इसको n रेजिस्टेंसेस के लिए भी बता सकते हैं, है ना। तो जैसे ये रेजिस्टेंस हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अच्छा, कुछ बातें आपको पहले से पता ही हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से इसको बता दूंगा, है ना, क्योंकि आप पहले भी ये पढ़ चुके हो, बस एक बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस अगर आपने किया तो आपको पता है कि सीरीज का मतलब ये होता है कि इन सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम होगी, लेकिन इन सभी रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। इसमें V1 होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा वो V2 होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा बच्चों वो V3 होगा। ये सब चीजें आप जानते हो, है ना। तो वोल्टेज गिवन बाय बैटरी V एंड वोल्टेज ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस इज V1 V2 V3, है ना बच्चों। और करंट सेम है इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट through all the registers is same। तो जो भी करंट है सारे रजिस्टर्स में वो हमेशा कैसी होगी बच्चों, सेम होगी, तभी हम उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। फिर दूसरा आप लिख सकते हो कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is different। तो हर एक रेजिस्टेंस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट रहेगा ना, डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहेगा, बट जो करंट है वो सभी रेजिस्टेंसेस में सेम रहेगी। ये सीरीज कॉम्बिनेशन इसी को बोला जाता है ना बच्चों। इसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये जो बैटरी है ये तो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, पर यूनिट चार्ज V वोल्ट की एनर्जी, और ये ड्रॉप हो रहा है V1 V2 V3। तो जितनी एनर्जी बैटरी देगी उतनी एनर्जी रेजिस्टेंस में अपीयर होगी, रेजिस्टेंस उतनी एनर्जी लेगा। तो यानी तीनों का कॉम्बिनेशन जो होना है, जो ड्रॉप है पोटेंशियल का वो V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये ड्रॉप जो है वो सोर्स के बराबर होगा, भाई जितना बैटरी देगा उतना ही तो ड्रॉप होगा। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप बोल सकते हो कि V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी we can write total potential given equals to total potential drop V1 plus V2 plus V3। या फिर KVL अगर आपको याद है तो KVL में भी यही सीखा था हमने। अच्छा, ये जो V है, अब आप इसको इक्विवेलेंट अगर इसमें तोड़ना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, तो आपको पता है बच्चों कि अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में निकालेंगे तो एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जिसको R इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो उसमें अगर वही बैटरी जो ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस में लगाएगा V और वही करंट I जाएगी, तब जाकर ये जो सिंगल रेजिस्टेंस है इसको इक्विवेलेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस V की वैल्यू आप यहाँ से लिख सकते हो I इंटू आर इक्विवेलेंट, ओम्स लॉ लगा लो, ये V इसके अक्रॉस है तो V इक्वल्स टू I इंटू आर इक्विवेलेंट ना बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। अच्छा, V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, तो V1 को लिख लेते हैं IR1 प्लस V2 को लिख सकते हैं IR2 प्लस V3 को लिख सकते हैं IR3। और I कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से कॉमन आके, तो R इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये आप जानते हो, ये आप पहले से पढ़ते भी आ रहे हो, है ना। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। या फिर अगर हम लिखें फॉर n रेजिस्टेंसेस, अगर n रेजिस्टेंसेस होते तो फिर क्या होता भाई, तो आप जो R इक्विवेलेंट है वो आप लिखते R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टेंस है उनको जोड़ते जाना है बस, है ना बच्चों। और n रेजिस्टेंस है तो Rn हो जाता। तो सिंपली आप उनको जोड़ते जाओ तो आपको सेम करंट वाली ब्रांच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस तरीके से, है ना बच्चों। अब इसमें ये भी एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है उसमें आप ध्यान से देखो, इसमें सारे रेजिस्टेंस ऐड होने हैं,
यानी कि अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करूं, केवल 1 की, 2 की, 3 की, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो आर इक्विवेलेंट से हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी, क्योंकि इनका सम है आर इक्विवेलेंट। तो ऑब्वियस सी बात है आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमेशा एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से बड़ा ही होगा। तो इसमें एक जो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो आप याद रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है, ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, है ना। वैसे भी वो आप जान समझ ही रहे हो कि ऐसा होना ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे बाकी के पॉइंट्स लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे आगे बात करें तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपके n रेजिस्टेंसेज हैं और वो इक्वल हैं और वो सीरीज में है, तो आप डायरेक्टली आर इक्विवेलेंट लिख सकते हो बच्चों, है ना। अगर हम बोलें कि इफ n equal resistances are connected in series then, तो देन आप आर इक्विवेलेंट कितना लिख सकते हो बच्चों, ये हो जाएगा R1 भी R है, मैंने इक्वल रेजिस्टेंसेस बोला ना, चाहो तो ब्रैकेट में कैपिटल R लिख लो, जो n इक्वल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वो आप लिखा जाएगा R इक्वल्स टू R1, तो R1 भी R है, प्लस R2 भी R है ना बच्चों, प्लस R3 भी R है, प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने टाइम्स R आएंगे बच्चों, n, क्योंकि n इक्वल रेजिस्टेंसेस है ना, तो R प्लस R प्लस R प्लस R, तो जब जोड़ोगे तो ये n टाइम्स R हो जाएगा, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, अगर n इक्वल रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्टली बच्चों nr होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको यहाँ पे याद रखनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि भाई पीछे वाले पेज में जब आपने यहाँ पे रखा था बच्चों, तीन ऐसे रेजिस्टेंसेस आपने जोड़े थे, मैं फिर से बना देता हूँ, ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, तो आपको पता है कि इनमें करंट सेम होता है ना, और ये टोटल पोटेंशियल V है। तो इसमें ड्रॉप हुआ था बच्चों V1, जिसको हम IR1 लिख सकते हैं, करंट सेम होती है I। इसमें हम बोल सकते हैं V2, ये IR2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा V3 जो IR3 है। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो निकालो V1 is to V2 is to V3, तो ये हो जाएगा बच्चों IR1 is to IR2 is to IR3। अच्छा, यहाँ पर I जो है वो कॉमन है तो I कैंसल हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है, यानी वोल्टेज का रेशियो जो है V1 is to V3 V2 is to V3 वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होगा, और जो रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट्स क्लियर रहेंगे, है ना। तो दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए बच्चों, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इससे रिलेटेड एक, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे V1 V2 V3 ये अलग अलग पोटेंशियल ड्रॉप हुए हैं और इनमें करंट सेम है। तो हो क्या रहा है कि जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का V लगाया है वो डिवाइड हो गया है V1 V2 V3 के फॉर्म में। यानी जो सीरीज सर्किट है इट कैन एक्ट लाइक अ पोटेंशियल डिवाइडर। ये जो सीरीज सर्किट होता है ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट की तरह काम करता है ना बच्चों। तो यहाँ से हम एक चीज और सीख सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के बारे में, तो उसको भी जरा देख लेते हैं। तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है ना, तो सीरीज सर्किट कैन एक्ट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, क्योंकि वो पोटेंशियल को डिवाइड करती है, करंट सेम रहता है और किसको डिवाइड कर देता है बच्चों, पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम दो रेजिस्टेंसेस के लिए देखते हैं, इसके जो वो आएंगे बच्चों, जो आपके इसके एक्सप्रेशन आएंगे या जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं दो रेजिस्टेंसेस के लिए आपको समझा रहा हूँ, बाकी फिर कितने भी रेजिस्टेंस के लिए आप अप्लाई कर पाओगे इसको। तो ये R1 है, ये R2 है ना बच्चों। तो ये R1 R2 है, तो इसमें V1 का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें V2 का होगा, तो V को डिवाइड कर दिया सीरीज सर्किट ने V1 और V2 में, दो अलग अलग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल्स को डिवाइड कर दिया, है ना। और इसमें करंट सेम रहती है I। तो आपसे बोला गया कि V1 V2 निकालो, तो V1 V2 आप निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले तो आप R इक्विवेलेंट लिख लें, तो आपको R इक्विवेलेंट पता है बच्चों, R इक्विवेलेंट कितना होता है,
अगर भाई मुझे V1 V2 निकालना है तो V1 मुझे पता है IR1 है और V2 मुझे पता है IR2 है, लेकिन I की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। I की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 है ना, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो अगर आप इसको इक्विवेलेंटली देखेंगे तो ये आपका सिंगल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और यहाँ पे आपने V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है और ये करंट है जो I है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ओम्स लॉ से कितना भाई, R इक्विवेलेंट इज द रेशियो ऑफ V अपॉन I, या I इज इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो आप करंट लिख सकते हो V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे V अपॉन R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट बच्चों कितना है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 है ना। तो I जो हो गया वो V अपॉन R1 प्लस R2 आ गया। अब आपको क्या करना है कि V1 निकालना है। तो V1 जो है वो है IR1, तो आप R1 का मल्टीप्लाई कर दो I की वैल्यू में, तो ये हो जाएगा VR1 अपॉन R1 प्लस R2 है ना बच्चों। और अगर आपका ये है V2 निकालना है तो V2 आप डायरेक्टली निकाल लो। V2 हो जाएगा कितना बच्चों, V इंटू I इंटू R2 है ना, I इंटू R2। और I की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो V अपॉन R1 प्लस R2, तो ये मल्टीप्लाइड बाई R2 है ना। तो इस तरीके से V1 V2 निकाल सकते हो। अच्छा, 3 अगर होते तो आप क्या करते कि फिर ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखते। V1 अगर आपको निकालना होता इन 3 में तो VR1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R2 निकालना होता तो VR1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, और R3 निकालना होता तो V3 निकालना होता तो VR3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे कितने भी रेजिस्टेंसेस के लिए ये लगाया जा सकता है फॉर्मूला, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादातर, लेकिन 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये यूज करना है। जैसे कि आपके पास एक अगर क्वेश्चन आ जाए बच्चों इस तरीके से, एक हम न्यूमेरिकल से भी इसको देख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से हमें याद रहेंगी चीजें। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर बच्चों आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है वो एक 5 ओम है और एक 7 ओम है बच्चों, है ना, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो आपसे बोला गया कि बताइए 5 ओम में जो ड्रॉप हुआ वो V1 और ये 5 ओम से 7 ओम में ड्रॉप हुआ वो V2 है। तो आप कैसे निकाल सकते हो, तो आप यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू डायरेक्ट इस फॉर्मूले से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोटेंशियल V है तो V के साथ वो वाला रेजिस्टेंस जिसमें वोल्टेज निकाल रहे हो, मतलब 5 ओम डिवाइड बाई टोटल, तो टोटल हो गया 12 ओम, है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये 5 और ये 6, तो 5 5 जा 25/6, तो ये वोल्ट आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको V2 निकालना है तो V2 हो जाएगा मेन पोटेंशियल अपॉन वो वाला रेजिस्टेंस जिसपे आपको निकालना है 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 7 हो जाएगा 12, तो ये 5 7 जा हो जाएगा 35/6 है ना बच्चों। और अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये वापस से 10 वोल्ट मिल जाएगा, है ना, क्योंकि यही तो डिवाइड होता है, 10 वोल्ट ही तो डिवाइड होगा। तो बाद में आप ये जरूर चेक कर ले कि V1 V2 को अगर जोड़ेंगे तो 10 वोल्ट मिलना चाहिए। देखो जोड़ के देखो, 35 प्लस 25 जो है वो 60/6 10 वोल्ट आ रहा है, मतलब सही है, आपने डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि इन दोनों का सम वापस 10 नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। तो ये तरीका होता है कि आप अपना जो आंसर है उसको चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं। अच्छा, कई बार अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये रेशियो वाले फॉर्म से, उससे भी कई बार बच्चे सॉल्व करते हैं। वो डायरेक्ट टेक्निक होती है, तो ये फॉर्मूले नहीं रटने पड़ते, है ना। तो आपकी मर्जी, अगर फॉर्मूले याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं भी याद है वैसे आसान फॉर्मूले याद हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको दूसरा टेक्निक भी बता देता हूँ। हमने ये देखा था कि जो वोल्टेज का रेशियो है वो रेशियो रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसमें हमें फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ते। देख लो, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। जो वोल्टेजेस का रेशियो है वो बच्चों किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर। मतलब R1:2, तो V1 के करस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 5 है, 7 है। जब बच्चों आप रेशियो लिख लो तो इस रेशियो का सम ले लो, तो इसका सम हो जाता है 12, है ना। तो सम हमने लिख लिया। फिर V1 जब निकालना है तो आपको मेन पोटेंशियल 10 वोल्ट इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो 5 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 12। तो देखो वही आंसर आ जाएगा आपका 25/6। वैसे जब आपको V2 निकालना है तो V2 निकालने के लिए आपका मेन पोटेंशियल 10 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग रेशियो, तो V के करस्पॉन्डिंग रेशियो जो है वो 7 है, डिवाइड बाई टोटल जो है वो 12 है। तो ये आ जाएगा आपका कितना बच्चों, 35/6।
5 है ना, तो वो भी आ जाएगा। तो आपको फॉर्मूला से निकालना है, फॉर्मूले से निकाल लो। आपको ये टेक्निक अगर याद रखनी है तो वो निकाल लिए थे। तो किसी भी रेजिस्टेंस में, आर रेजिस्टेंस में अगर आपको वोल्टेज लगाना है, ये टेक्निक, तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, रेशियो लिखना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे लिखना चाहिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो ये मैं आपको शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ बस। करस्पॉन्डिंग रेशियो लिख लो और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो जितने भी रेजिस्टेंस है उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो आई होप आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे चीजों को निकालने का। तो ये वाला टेक्निक, और अगर ज्यादा आपके बच्चों रेजिस्टेंसेज हैं तो वहां पे बहुत आसानी से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लें तो उससे हम इस चीज को समझ पाएंगे। तो वहां पे ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाती है। जैसे आपका एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक रेजिस्टेंस है बच्चों 5 ओम। और इसमें अगर आपका वोल्टेज लगा है कितना बच्चों, लेट्स सपोज 12 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया भाई कि इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 है, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए आप चाहें तो ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता है तीनों का रेशियो V1:V2:V3 जो होता है वो रेजिस्टेंसेस का रेशियो के बराबर होता है, 1:2:5। तो इन तीनों का सम ले लो। तो 1:2:5 मतलब 1+2 3+5, तो ये हो जाएगा बच्चों 8, है ना। तो आपका इन तीनों का सम 8 आ गया। फिर आप V1 लिखना है, तो V1 में टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो 1 अपॉन टोटल रेशियो, है ना, ये टोटल रेशियो। तो जो टोटल रेशियो है वो है 8, तो डिवाइड बाई आप 8 कर दो। तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड होगा तो ये 3/4, है ना। तो 3/4 वोल्ट आ गया। फिर वैसे ही आप V2 भी निकाल सकते हो। V2 जो है टोटल पोटेंशियल 12 इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो 2 डिवाइड बाई 8, तो ये 3/4, तो 2 से और कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2 वोल्ट आएगा, है ना, इस तरीके से। और वैसे ही आप यहाँ पे चाहो तो बच्चों V3 भी निकाल सकते हो। यहाँ पे निकाल लेते हैं V3। तो V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल 12 वोल्ट इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो 5 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा 3/4, तो 3 इंटू 5 15/4, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाएंगे। तो आई होप आपको याद रहेगा कि इस तरीके से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, है ना। तो ये नोट कर लो, दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बच्चों इसको थोड़ा सही कर लेना, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। अब 3 से काट रहे हो ना, 4 से काट रहे हो, तो 4 तो ये 12 और 4 दूनी 8, तो ये 2 आएगा, है ना, 3/2 वोल्ट। वैसे इसको आप जब काटोगे तो ये भी 2 आएगा और 2 से 2 जाएगा तो ये 3 आएगा केवल, है ना, 3 वोल्ट, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, उसको आप सुधार लें। और वैसे यहाँ पर भी जब आप करोगे तो ये डिवाइड बाई 2 आएगा, तो 15/2 अब सही है ना। तो ये कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो आपने सही कर दी। तो कैलकुलेशन सही करना है तो आंसर आपका सही आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका सेकंड कॉम्बिनेशन है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या होगा भाई, कि यहाँ पे जो आपके रेजिस्टेंसेस हैं उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और करंट अलग अलग होगी, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका एक रेजिस्टेंस ये है, ये रेजिस्टेंस R1, फिर इसके पैरेलल में आपने जोड़ दिया। पैरेलल कनेक्शन करना आता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो दोनों सेम होना चाहिए। और ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस है R3। तो यहाँ से आपने एक बैटरी से जोड़ दिया V वोल्ट की, तो इस पूरे ग्रुप में जो करंट सप्लाई हो रही है वो I हो रही है। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो सिंगल रेजिस्टेंस होता है बच्चों, वो आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसमें V वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो उसमें भी करंट I ही जानी चाहिए, तभी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा, है ना, मतलब R इक्विवेलेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। अच्छा, यहाँ से करंट जा रही है तो आपको पता है करंट डिवाइड होगी, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो इस वाले रेजिस्टेंस से I1, R2 वाले से I2 और R3 वाले से I3 करंट जा रही है ना। ये हम मान के चल सकते हैं इस तरीके से। और इसमें करंट आई ही जा रही है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना बच्चों। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन किस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, अगर उसके बारे में हम लिखें तो जिनमें पोटेंशियल
डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across all the registers is same। तो सभी तरीके के रजिस्टर्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बच्चों सेम होगा, है ना। करंट अलग अलग होगा, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ऑल रजिस्टर्स आर डिफरेंट। तो करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, है ना बच्चों। तो ये हमें बात समझ में आती है। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो जितनी करंट आएगी उतनी करंट जाएगी। केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज जाएगा किसी भी नोड पर। तो केसीएल लगा सकते हैं, या बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लिख सकते हैं, बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि केसीएल भी किस पे बेस्ड था बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप लिख सकते हो जो हमारी करंट आई आ रही है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, तीन करंट्स में टूट रही है भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, यहाँ से I की वैल्यू आप लिख सकते हो कितनी, V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो लिख दो भाई V अपॉन आर इक्विवेलेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर मैं जीरो पोटेंशियल मानूं तो ये V पोटेंशियल है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी V, ये भी V, ये भी V। तो सभी रेजिस्टेंसेस में सेम पोटेंशियल है, तो करंट को लिख सकते हो पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो V अपॉन R1, I2 को लिख सकते हो V अपॉन R2 और I3 को लिख सकते हो V अपॉन R3। तो हम लिख लेते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब बच्चों V कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, है ना। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो आप पहले से जानते ही हो, है ना। तो इसमें कोई नई बात है नहीं। अगर आपके बच्चों n रेजिस्टेंसेस होते, इफ देयर आर n रेजिस्टेंसेस, लेकिन वो इक्वल नहीं है ना, इक्वल का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ही। रेजिस्टेंसेस होते तो फिर 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या लिखते बच्चों, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन प्लस 1 बाई Rn। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक। अगर फिर उसके बाद हम अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है कि आप जब भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप ये पाओगे कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। मतलब ये R इक्विवेलेंट R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा। तो हमेशा ये बात याद रखें कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R इक्विवेलेंट जो होता है वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा ही होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहे कितनी भी छोटी हो, उससे भी छोटा जो है वो R इक्विवेलेंट आएगा, ये हमेशा होता है ना। अगर आपका किसी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से R इक्विवेलेंट बड़ा आ रहा है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक पहचानने का एक तरीका भी होता है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे बच्चों, है ना। अब खैर इसके बाद अगर आगे बढ़े तो अगर n रेजिस्टेंसेस हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस, इफ n इक्वल रेजिस्टेंसेस जो कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन तो फिर क्या होगा बच्चों R इक्विवेलेंट। तो हम R इक्विवेलेंट को लिख सकते हैं क्या, 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई आर। तो ऐसे कितने बार करना पड़ेगा, n रेजिस्टेंसेस हैं तो n बार करना पड़ेगा। तो 1 बाई आर 1 बाई आर 1 बाई आर n टाइम्स, तो n बाई आर हो जाएगा, n इंटू 1 बाई आर मतलब n बाई आर। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट जो होगा बच्चों वो हो जाएगा n बाई आर। लेकिन ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं है। हमेशा पैरेलल में ध्यान देना कि बच्चे यहाँ तक सॉल्व करते हैं और फिर इसका रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं।
तो उनका आंसर सही होते हुए गलत हो जाता है। तो लास्ट में रेसिप्रोकल जरूर करें, ये हमेशा ध्यान में रखना। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बाद में रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, तो वो गलती नहीं करना है बच्चों, है ना, इसका रेसिप्रोकल भी करना है। तो जो आर इक्विवेलेंट है इसका रेसिप्रोकल करोगे वो आर बाई एन। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एन रेजिस्टेंसेस, इक्वल रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा आर बाई एन होता है। तो अगर आपके 10 रेजिस्टेंस है तो आर बाई 10 हो जाएगा, अगर 50 इक्वल रेजिस्टेंस लगे हैं तो आर बाई 50 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी आगे चल के बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, तो आप जो आपको मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ वो याद रखिएगा। जैसे कई बार पैरेलल में रेजिस्टेंसेस आएंगे, तो कई बार क्या होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में मिल जाते हैं, तो उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए, जैसे आपका एक रेजिस्टेंस होगा R1 और दूसरा रेजिस्टेंस होगा R2, तो अगर दो रेजिस्टेंसेस आपके पैरेलल में जुड़े हैं तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। देखो वहां पे आप कैलकुलेट करोगे कि 1/R1 प्लस 1/R2, फिर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2, तो ऊपर R1 प्लस R2 हो जाएगा, है ना। और बाद में इसका रेसिप्रोकल करना है। तो जो आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए, फॉर्मूला याद रखना चाहिए, वो डायरेक्ट ये याद रखो आप, तो उसमें कैलकुलेशन आसान हो जाती है बच्चों, है ना। तो R1 प्लस R2, है ना, तो बार में रेसिप्रोकल करने की या कोई उसमें जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसा ना हो कि आपके तीन रेजिस्टेंसेज हैं R3, तो आप फॉर्मूला लगाना चालू कर दो R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन R1, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला केवल दो ही रेजिस्टेंसेस के लिए है, क्योंकि आप निकाल के देखना है यहाँ पे प्लस 1/R3 करना, तो ऊपर जो है वो R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 आएगा, तो नीचे R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं आता रेसिप्रोकल करने के बाद। तो ये गलती नहीं करना है। ये जो फॉर्मूला है ये केवल किसके लिए यूज करना है, दो रेजिस्टेंसेस के लिए। अगर तीन आ जाए तो तीन को फिर ऐसे ही सॉल्व करना है, जो मेन आपका फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन दो रेजिस्टेंसेस के पैरेलल को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना, फिर ये कैलकुलेशन ऐसी करने की जरूरत नहीं है। पहले ही हमने सब रेसिप्रोकल कैलकुलेशन किया हुआ, तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट याद रहेगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन करते समय ये बड़ा काम आता है, बहुत काम आता है हमारे, क्योंकि ज्यादातर जो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत तेजी से आपको कैलकुलेशन कराएगा। कि अगर आपका दो रेजिस्टेंस है और दो रेजिस्टेंसेस में एक रेजिस्टेंस जो है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये कैलकुलेशन जब आपको फास्ट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, कब काम आता है, क्योंकि कई बार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में जो पैरेलल रेजिस्टेंस है वो R और 2R होता है। मतलब जो 2R होता है, एक पैरेलल रेजिस्टेंस अगर R होगा तो एक उसका डबल होता है, ऐसा कई बार सिचुएशन आता है। तो उसको हम पहले ही सॉल्व करके रख लेते हैं, ताकि जब वो आए तो हम उसका डायरेक्ट आंसर लिख पाए। तो देखो हमने दो रेजिस्टेंस को बोला था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो यहाँ पे R1 मान लो 2R है, R2 जो है वो R है, डिवाइड बाई R1 2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 3R, तो R और R कैंसल, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है 2R/3। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस में से एक रेजिस्टेंस आपको डबल दिखाई दे, तो डबल का डिवाइड बाई 3 कर देना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर आपका ऐसा सवाल आया है, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल्स लें कुछ, तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि ये आपका बच्चों 12 ओम है और ये आपका 6 ओम है ना, और इसको आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब आप उसको सॉल्व नहीं करना है, ना R1 R2 लगाना है ना ये करना है, ये हमें फॉर्मूला पता है। देखो मुझे डबल दिख रहा है, 6 का डबल 12 होता है, तो जो डबल रेजिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई 3 होगा, तो इसका आंसर 4 ओम होगा, निकाल के देखोगे। तो वहां पे कैलकुलेशन आपकी बच जाती है, तो बहुत तेजी से, तो कई बार इस तरीके से बहुत फास्टली आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। जैसे अगर मान लो कि इस तरीके से आगे आपको 3 दे दिया जाए भाई, ऐसा फिर एक ऐसा फिर एक और पैरेलल रेजिस्टेंस लगा हुआ इस तरीके से, है ना बच्चों। तो लेट्स सपोज आपका ये जो है एक रेजिस्टेंस है वो आपका बच्चों मान लो कि लेट्स सपोज ये बच्चों 15 ओम है ना।
और एक आपका जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो मान के चलो कि 7.5 ओम है, और तीसरा रेजिस्टेंस मान के चलो आपका ये जो है बच्चों ये 10 ओम है। तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखो पहली बात तो जब मुझे ये दिख जाए तो कैलकुलेशन करो ही नहीं, ये दोनों को देखने पर मुझे समझ में आ रहा है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो डबल है। देखो आप यहाँ पे अगर मैं इसको R1 बोल दूं, R1 R इक्विवेलेंट तो इसके साथ होगा, अगर मैं R1 बोल दूं तो R1 जो है बच्चों वो देखो कितना होगा, 15 का डबल, मतलब 7.5 का डबल 15 दिख रहा है, तो जो डबल वाला रेजिस्टेंस है उसका डिवाइड बाई 3 कर दिया करो, तो ये 5 ओम आ गया। अब देखो ये R1 और ये 10 ओम ये पैरेलल में, और 5 का डबल 10 है, तो R इक्विवेलेंट आपका डायरेक्ट आ जाएगा डबल रेजिस्टेंस 10/3 ओम। तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो इसके लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा आपको, आप चाहें तो इसको ओरली भी बता सकते हैं। तो ऐसे कई बार सिचुएशन आते हैं कि पैरेलल में आपको एक का डबल रेजिस्टेंस दिखाई देता है, तो डबल वाले का डिवाइड बाई 3 कर दो, आर इक्विवेलेंट उन दोनों का वही होता है। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, जिससे आप बहुत तेजी से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो, है ना, बता सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स बच्चों क्लियर रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जैसे हमने अभी सर्किट बनाया था भाई कि ये आपका रेजिस्टेंस R1 है, ये आपका रेजिस्टेंस बच्चों है R2 है, और ये आपका एक रेजिस्टेंस R3 है, और यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, और यहाँ से बच्चों करंट जो है वो I1 है, I है, तो यहाँ पे जो करंट है वो I1 है, यहाँ पे करंट जो है वो I2 है, और यहाँ करंट जो है वो I3 है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें आप रेशियो लिख सकते हो I1:I2:I3। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये V है तो ये हो जाएगा V/R1:V/R2:V/R3। तो V कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो रेशियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे हमने V का लिखा था रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में सीरीज में, वैसे ही हम करंट का रेशियो लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना बच्चों, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। तो आप इस रेशियो को लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं 1/R1:1/R2, V कैंसिल हो जाएगा, 1/R3। तो ये भी याद रखेंगे। अच्छा, इसमें जो करंट का रेशियो है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम होगी, और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे करंट ज्यादा होगी। ये रेशियो हमें ये चीज बताता है। अब यहाँ से एक और सर्किट निकल के आती है, क्योंकि ये जो पैरेलल सर्किट है बच्चों ये करंट को डिवाइड करती है, वोल्टेज सेम रखती है। तो ये जो सर्किट है पैरेलल वाली इसको बोलते हैं करंट डिवाइडर सर्किट। जैसे वहां पोटेंशियल डिवाइड होता था तो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है तो ये करंट डिवाइडर सर्किट है। तो नेक्स्ट पेज पे हम थोड़ा सा करंट डिवाइडर सर्किट की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, इसको पहले आप जल्दी से नोट कर लो। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बोल रहा था कि पैरेलल जो है वो करंट डिवाइड करती है, तो करंट डिवाइडर सर्किट भी देख लेते हैं एक बार। करंट डिवाइडर सर्किट, तो करंट डिवाइडर सर्किट क्या होता है भाई कि यहाँ पर आप पैरेलल में दो रेजिस्टेंसेस लगा दें, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस हो गया, और इस तरीके से मान लो इसमें करंट आ रही थी I, और ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी क्योंकि पैरेलल में है दोनों। तो ये करंट I1, ये करंट I2। अब आपको I1 I2 की वैल्यू पता करनी है, अगर आपको मेन करंट I पता है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इसका क्या करते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट ले लेते हैं। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट ले लेंगे तो ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी बच्चों, अगर दो रेजिस्टेंसेस है तो अभी हमने पढ़ा फॉर्मूला R1:R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, और इसमें करंट कितनी जा रही है बच्चों I, तो इसका जो बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 0 और यहाँ पे V, इन दोनों रेजिस्टेंसेस में भी होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस इस R इक्विवेलेंट में होगा, क्योंकि तभी तो इसका R इक्विवेलेंट कहलाएगा। ये हम तो ये पढ़ चुके हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर आप क्या करो कि यहाँ पर आप V की वैल्यू निकाल लो। तो V की वैल्यू क्या होगी, I इंटू R इक्विवेलेंट, V की वैल्यू। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम यहाँ से निकालें कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I है बच्चों, R इक्विवेलेंट की वैल्यू है R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, है ना। अब यही पोटेंशियल यहाँ पर है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ओम्स लॉ लगा दो। तो इसमें जो करंट है I1 वो हो जाएगी कितनी, V/R1। तो V की वैल्यू आपको पता ही है, I R1 R2 डिवाइड बाई
R1 तो पहले से था ही, और उससे जो आएगा तो R1 प्लस R2। तो यहाँ से देखो बच्चों R1 R1 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया IR2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो गया आपका I1 निकालने का। अब इसमें देखो, वोल्टेज जब आप निकालते थे तो टोटल वोल्टेज इनटू वो वाला रेजिस्टेंस करते थे पोटेंशियल डिवाइडर में जिसमें आप वोल्टेज निकाल रहे हो, लेकिन करंट में ये उल्टा है। करंट से आप उस वाले रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करते हो जिसमें जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं निकाल रहे हो। जिसमें निकाल रहे हो I1 R1 में, वो R1 नहीं आएगा यहाँ पर, वो दूसरा वाला रेजिस्टेंस आता है R2। तो इसको ऐसे याद रखने हैं। और वैसे ही अगर आप I2 निकालोगे तो I2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, V बाई R2 विच इज इक्वल्स टू I R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R2 तो है ही नीचे, तो R2 और R2 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा I R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो देखो फिर से वही बात, जब आप करंट I2 R2 में निकाल रहे हो तो R2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे उसका दूसरा रेजिस्टेंस R1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और बच्चों ये जो फॉर्मूला है, जैसे वोल्टेज डिवाइडर जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो 3 रेजिस्टेंसेस के लिए भी वैलिड हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आप ऐसा सोचो कि मैं एक और रेजिस्टेंस ले लूं R3 और फिर I1 निकालूं, तो I1 इंटू I1 जो होगा वो I1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ये वाले जो फॉर्मूले हैं करंट डिवाइडर सर्किट के, ये सिर्फ तभी वैलिड हैं I1 और I2 के लिए। I3 के लिए आप ऐसा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, अगर 3 रेजिस्टेंसेस हो जाएंगे तो फिर करंट को डिवाइड करके ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले आप R इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर आप पोटेंशियल निकालोगे, फिर जब R1 निकालना है तो पोटेंशियल अपॉन I1 निकालना है तो पोटेंशियल अपॉन R1 करोगे, I2 निकालना है तो पोटेंशियल अपॉन R2 करोगे, I3 निकालना है तो पोटेंशियल अपॉन R3 करोगे, वैसा प्रोसेस से जाओगे। जबकि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में ये चीज नहीं थी, उसमें आप इसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर सकते थे 3 या 4 रेजिस्टेंसेस में, लेकिन यहाँ पे इस करंट वाले फॉर्मूले को सिर्फ 2 ही ब्रांच के लिए आप एप्लीकेबल मान सकते हो, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। उससे ज्यादा अगर इसमें कॉम्बिनेशन होता पैरेलल तो फिर ये जो फॉर्मूले ये फेल हो जाएंगे, ये नहीं लगेंगे बच्चों, है ना। लेकिन याद करो मैंने पोटेंशियल को निकालने का एक शॉर्ट टेक्निक बताया था, वो टेक्निक यहाँ पे सीख लो आप, तो ये टेक्निक बहुत जगह काम करेगी, है ना। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको फॉर्मूले से करते हैं, फिर मैं टेक्निक से करूंगा। तो वो टेक्निक आप 3 से 4 रेजिस्टेंसेस में भी यूज कर सकते हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा। फिर ये पूरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी, पहले आप R इक्विवेलेंट निकालो, फिर वोल्टेज निकालो, फिर एक एक करके डिवाइड करो, फिर आंसर आएगा, वैसा नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है कि 2 ही पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए वैलिड है, I1 और I2 के लिए। इससे ज्यादा अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। लेकिन जो मैं शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ, जैसी हमने वोल्टेज डिवाइडर में देखी थी, यहाँ पे भी वैसी टेक्निक एक बनाई जा सकती है, तो वो आपको हेल्प करेगी। वो आप कितने भी रेजिस्टेंसेस में लगा सकते हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ना, तो ज्यादा अच्छे से हमें चीजें समझ में आएगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लूं, तो एग्जांपल में मान लीजिए बच्चों कि आपको 2 रेजिस्टेंसेस पहले हम लेके सॉल्व करते हैं ताकि हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर पाए और फिर टेक्निक लगाएं, तो आपको दिखाई देगा कि आंसर सेम आते हैं। तो यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से 2 रेजिस्टेंसेस हैं और इसमें जो करंट आ रही है बच्चों, मेन करंट, वो मान लो 5 एम्पेयर है। एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है और पैरेलल विद 7 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये ऐसे करंट जाएगा, है ना। तो लेट्स सपोज कि हमें जो करंट निकालना है भाई, वो तो हम 2 ओम में I1 मान लेते हैं और 7 ओम में I2 मान लेते हैं। तो इसको एक प्रकार से R1, इसको R2 मान लिया गया है, ठीक। अब आपको I1 I2 निकालना है, तो 2 रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, तो दिक्कत ही नहीं है, आप ये फॉर्मूला जानते हो, फॉर्मूला लिखो। टोटल करंट दैट इज 5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई वो वाला रेजिस्टेंस जिसमें करंट आप निकाल रहे हो उसका अगला वाला रेजिस्टेंस। जैसे 2 ओम में निकाल रहे हो तो 2 ओम से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, दूसरे रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे। 7 अपॉन 2 प्लस 7 जो होता है बच्चों, वो हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 35/9 एम्पियर। तो ये आपने क्या निकाल लिया बच्चों, I1। वैसे अगर आप चाहें तो I2 निकाल सकते हैं, तो I2 होगा मेन करंट इंटू दूसरा रेजिस्टेंस दैट इज 2 डिवाइड बाई 9। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 10/9 एम्पियर, है ना। ये आ गया। अब इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक से करके बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में हमने क्या सीखा था बच्चों कि रेशियो, अभी मैंने रेशियो का जिक्र किया था, तो उसमें क्या था, I1:I2 जो था वो रेसिप्रोकल के रेशियो के बराबर होता था। तो I1 2 ओम में है तो 2 ओम का रेसिप्रोकल 1:1/2 है तो 7 का रेसिप्रोकल ले लो 1/7, है ना। तो I1:2 हम लिख सकते हैं I1:I2 दैट इज 1/2 1/7। अच्छा, जब आप ये रेशियो लिख लो
तो इस रेशियो को अच्छा कर लो, इंटीजर के फॉर्म में कर लो, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में मत करो। तो आप देखो यहाँ पे किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो ये अच्छा रेशियो बन जाएगा आपका। तो आप एक काम करो 14 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना बच्चों, 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस रेशियो को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो I1:I2 14/2 हो जाएगा 7:2, 14 डिवाइड बाई 7 तो ये हो जाएगा 2। तो ऐसा हमने कर दिया। अब आप क्या करते थे बच्चों, याद करो कि ये जो रेशियो होता था इसका टोटल लेते थे। तो रेशियो का टोटल है 7 + 2 मतलब 9। अब ये आपने लिख लिया। अब हमारे निकालने का तरीका क्या था, जैसे I1, तो I1 हम लिखेंगे मेन करंट, वहां मेन वोल्टेज लेते थे, यहाँ मेन करंट 5 इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो है 7 डिवाइड बाई टोटल रेशियो, तो वो है 9। तो ये देखो आ गया 35/9, यही तो आपने निकाला था। देखो शॉर्ट ट्रिक से भी आ रहा है, लेकिन इसका फायदा ये है कि ये शॉर्ट ट्रिक आप 3 रेजिस्टेंसेज में भी लगा सकते हो, जबकि 2 रेजिस्टेंसेज 3 रेजिस्टेंसेज में आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, इसलिए ये टेक्निक इंपॉर्टेंट है। फिर I2 अगर आपको निकालना है तो उसका करस्पॉन्डिंग का रेशियो मेन करंट 5 इंटू करस्पॉन्डिंग रेशियो 2 डिवाइड बाई टोटल रेशियो, दैट इज 10/9। तो जो आपकी बच्चों शॉर्ट ट्रिक है उसमें आपको करंट निकालना है किसी रेजिस्टेंस R के अक्रॉस, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो तो मेन करंट है वो लेना चाहिए, मेन करंट मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो जो उसके करस्पॉन्डिंग का रेशियो है वो लेना चाहिए, और डिवाइड बाई टोटल ऑफ रेशियो, रेशियो जो आया उसका टोटल ले लेना चाहिए और उससे डिवाइड कर देना चाहिए। तो देखो ये आपका एक टेक्निक बन गया किसी भी ब्रांच में करंट निकालने का, और ये टेक्निक 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस में एप्लीकेबल है, जबकि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम एक 3 वाला भी कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हाँ कि हमें ऐसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत कारगर इफेक्ट है, ये बहुत तेजी से करंट निकाल लेगा। नहीं तो आप ये पूरी प्रोसेस अपनाओगे, पहले इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर वोल्टेज निकालोगे, फिर उसके बाद वोल्टेज से रेजिस्टेंस डिवाइड करोगे, तब जाके आपकी करंट आएगी, है ना। तो वो बहुत लेंदी और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक में आप तुरंत निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बोलूं बहुत अटपटे से अगर हम फिगर ले लें तो भी आप निकाल सकते हो इसमें। जैसे मान लो कि करंट है वो 13 एम्पियर का ले लिया जाए, एक रेजिस्टेंस है जो बच्चों वो 3 ओम का ले लिया जाए, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है जो बच्चों वो आपका लेट सपोज 5 ओम का ले लिया जाए, फिर आपका जो तीसरा रेजिस्टेंस है मान लो वो भी एक अटपटा नंबर ले लो 11 ओम का। तो अगर इस तरीके से कैलकुलेशन करने जाओगे तो इस कैलकुलेशन में फंस जाओगे, लेकिन जो मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उससे करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 3 ओम में जो करंट है वो I1 है, 5 ओम में जो करंट है वो I2 है, और 11 ओम में जो करंट है वो I3 है, और मेन करंट आपकी जो है वो 13 एम्पियर आई रही है। तो सबसे पहले तो आप रेशियो बना लो, रेशियो लिख लो, है ना, जो हम करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे I1:I2:I3। तो I1 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो उसका रेसिप्रोकल, I2 के करस्पॉन्डिंग 5 ओम है तो उसका रेसिप्रोकल, I3 के करस्पॉन्डिंग 11 है तो उसका रेसिप्रोकल। अब आपको पता है कि इस रेशियो को इंटीजर फॉर्मेट में लाना है, अच्छा करना है इस रेशियो को। तो कैसे करेंगे, तो भाई इसका एक काम करो, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दिया करो, है ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसमें 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 11 करोगे बच्चों, और इसका क्या करेंगे हम, अगर रेशियो लेंगे तो ये 3 इंटू 5, यहाँ पे 55 आएगा, आप करके देखना, 3 इंटू 5 इंटू 11, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 11 बचेगा, तो 55 इस टू ये तीनों का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो 5 कैंसिल, 3 इंटू 11 33 बचेगा, इस टू जब इन तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 11 कैंसिल, और 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। तो देखो जो आपका रेशियो है बच्चों वो इंटीजर फॉर्मेट में आ गया है। अब जैसे ये इंटीजर फॉर्मेट में आ गया है तो इसका टोटल लेना है, टोटल, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो इसका टोटल जो है वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो 15, 55 और 33 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 88, और 88 और ये 15 करोगे तो बच्चों लगभग 88 और 12 103 हो जाएगा। तो टोटल आ गया रेशियो 103। तो दिस इज टोटल रेशियो 103। अब आप लगा दो, आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको I1 निकालना, I1 निकालने आप I1 कैसे निकालेंगे, तो मेन करंट दैट इज 13 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई करस्पॉन्डिंग रेशियो दैट इज 55 डिवाइड बाई आपका बच्चों 103। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, आप सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। वैसे I2 निकाल सकते हो, मेन करंट करस्पॉन्डिंग रेशियो 33
डिवाइड बाई टोटल रेशियो 103। वैसे ही आप I3 भी निकालोगे, कितनी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। बाकी अगर वैसे प्रोसेस से जाओगे और ये कैलकुलेशन टफ हो जाएगी तो और समस्या जाएगी आपको। इसमें देखो कितनी जल्दी और कितनी आसानी से आपने चीजें लिख ली। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपका ये जो शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने बताया है, ये आपका 3 4 चौथा रेजिस्टेंस भी होता उसमें भी काम करता, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ 2 रेजिस्टेंस में काम करेगा। इसलिए बच्चों ध्यान रखना है और इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो, और करंट जो भी पूछा गया हो पैरेलल रेजिस्टेंस में उसमें बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों अब हम कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं, हर वैरायटी का सवाल मैं टच करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखेंगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेते हैं। ये पॉइंट ए है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है इस तरीके से, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और ये पॉइंट बी है बच्चों, है ना। और ये ऊपर से ऐसे एक ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर एक ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी लिख लें ये 10 ओम है, ये 4 ओम है और ये 2 ओम है। फिर ये रेजिस्टेंस जाकर यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है, और फिर ये बच्चों ऐसे नीचे एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम का, तो वो यहाँ जाके फिर यहाँ से कनेक्टेड है। तो आपको ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने को बोला है। अब मतलब जो क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, वो उन सभी क्वेश्चंस में आपको बेसिकली निकालना क्या है बच्चों, आर इक्विवेलेंट, है ना। और जो 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं उनके बीच में निकालना है, ए और बी है तो उनके बीच में निकालो। अच्छा, किसी भी सर्किट को बच्चों सॉल्व करने से पहले एक बात ध्यान में रखना है आपको कि सॉल्व करने पर आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस में, सर्किट में ये देखना चाहिए कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। अगर आपको इंडिविजुअल दिख रहा है तो इंडिविजुअल ही देख लो, कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, तभी आगे आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि सीरीज वाले वो रेजिस्टेंस होंगे जिनमें करंट सेम है, और पैरेलल वाले वो रेजिस्टेंस होंगे जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये क्राइटेरिया है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है, अगर करंट ए से कुछ जाएगी तो वो 2 रास्तों में डिवाइड होगी, इस वाले में और एक ऊपर वाले में। लेकिन जो ऊपर से करंट जाएगी इस 4 और 2 में, वो सेम करंट होने वाली है। तो इसका मतलब ये जो 4 ओम है और 2 ओम है, ये तो 6, ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 6 ओम। तो मैंने लिख दिया, है ना। तो मैंने बच्चों लिख दिया 6 ओम इन सीरीज का है। फिर यहां से जो करंट आएगी, एक करंट नीचे जाएगी और एक करंट इसमें जाएगी, तो इसमें जो करंट जाएगी वो दोनों में सेम रहेगी। तो ये दोनों जो है बच्चों वो सीरीज में है, तो ये भी मुझे समझ में आ गया। तो ये बच्चों ये भी 6 ओम है, दोनों सीरीज में। अब जैसे ही आप कुछ सॉल्व कर लो तो फिर से रीड्रॉ कर लिया करो डायग्राम, है ना, जरूरी होता है वो। तो क्योंकि आसानी से समझ में आए, बाद में जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ओरली आप जवाब दे पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये दोनों सॉल्व होके बच्चों 6 ओम हो गए, और ये पॉइंट बी है। और इस 6 ओम के साथ देखो यहाँ पे एक कनेक्शन है, डेट इज 3 ओम, और ऊपर एक 6 ओम है, तो ऊपर एक 6 ओम लगा दो। ये हमारा नया सर्किट बन गया। अब इसमें आपको ध्यान दो तो ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों कि ये 6 और 3 ओम ये पैरेलल में है। देखो इनका कनेक्शन सेम है, मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है। तो पोटेंशियल सेम है तो ये दोनों पैरेलल में होगा। अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो एक का दुगना दिख रहा है, देखो सर्किट में डायरेक्ट एक का दुगना, 3 का 6 डबल, तो वो डबल वाला रूल याद करो। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/3, डबल के डिवाइड बाई 3, तो ये 2 ओम। नहीं तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो कितनी आसानी से निकाल लिया। फिर अगर आप इसको फिर से रीड्रॉ करोगे तो अब आपका सर्किट ऐसा हो गया बच्चों, ये आपका 10 ओम और ये दोनों कन्वर्ट होके हो गए हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये 2 ओम। और फिर यहाँ पे बच्चों आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, और ये ऊपर आपका 6 ओम है। देखो सॉल्व हो गया सर्किट। अब इसको फिर से सॉल्व करो तो ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं 10 ओम और 2 ओम, तो ये हो गया 12 ओम। और 12 ओम और 6 ओम, इसको देखो ध्यान से बच्चों, इसको 12 ओम और 6 ओम ये पैरेलल में दिख रहे हैं, और एक का डबल दिख रहा है, तो डबल डिवाइड बाई 3। तो जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा आपका, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो गया बच्चों, डबल रेजिस्टेंस मतलब 12/3, दैट इज इक्वल्स टू 4 ओम। तो 4 ओम इज अवर आंसर। देखो कितने इजीली निकाल लिया हमने।
इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि वो छोटी छोटी टेक्निक्स अगर आपको याद होंगी तो जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व होते हैं ना, तो ये फायदा होता है। बाकी इस तरीके से आप सॉल्व करें और आपका इसका आंसर जो है फाइनल वो है 4 ओम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे आए तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ए है यहाँ पर, ये देखो ये 4 ओम है, यहाँ पर ये बच्चों ये 2 ओम है, यहाँ पर ये जो है ये आपका पॉइंट बी है ना। फिर यहाँ से एक ये रेजिस्टेंस गया है इस तरीके से, ये 2 ओम है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इस तरीके से यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम है। यहाँ से देखें बच्चों तो एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर है। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस है बच्चों, लेट्स सपोज ये 4 ओम है, और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस ऐसे है, मान लीजिए 2 ओम। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे बच्चों ऐसा है, मान लीजिए 8 ओम, और एक ये सर्किट ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपसे बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ये आता है, ये बात आती है। देखो इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो सीरीज और पैरेलल आपको दिखाई दे रहे हैं उनको सॉल्व कर लेना चाहिए आपको। तो देखो ए से जो करंट जाएगी वो 4 और 2 में बराबर जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन 4 और 2 में करंट बराबर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 6 ओम हो गया। इसके बाद मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये 2 और 8 ओम जो है वो सीरीज में है, तो ये 10 ओम हो गया। फिर ये देखा जाए तो ये 4 ओम और 6 ओम है, ये भी बच्चों कितना हो गया, 10 ओम। लेकिन बीच में ये जो है एक ब्रांच, ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक और ब्रांच है जिसमें कनेक्टिंग वायर है, तो इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 ओम होता है बच्चों। तो ये कनेक्टिंग वायर से कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप ध्यान से देखो तो ये 10 ओम के साथ 0 ओम पैरेलल में। अच्छा एक बात और हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी रेजिस्टेंस होगा आर, अगर वो पैरेलल विद एक कनेक्टिंग वायर है तो उसका रेजिस्टेंस 0 है। तो इसका आर इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों वो हमेशा 0 होता है, क्योंकि देखो R1 इंटू 0 अपॉन R1 प्लस 0, तो ये R, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे अगर आप दो से ज्यादा भी पैरेलल कनेक्शन करेंगे आर आर, लेकिन एक कनेक्टिंग वायर पैरेलल में जुड़ा है 0 वाला, तो फाइनल आंसर हमेशा 0 आता है। इस बात को आपको याद रखना है, और ये पॉइंट जो है यहाँ पर काम आएगा। नहीं तो बच्चे अननेसेसरी इन 10 ओम्स को तो सॉल्व कर देते हैं, 0 ओम को भूल जाते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो पूरा जो कॉम्बिनेशन है आपका, क्योंकि भले ही ये 10 ओम आपस में पैरेलल हो, बट इनके साथ एक कनेक्टिंग वायर जुड़ गया है, तो फाइनली ये सब 0 ओम हो जाएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक्चुअली में आपका आंसर बहुत सिंपल है इस सवाल का, ये बहुत सिंपल सवाल था। तो अगर हम देखें तो एक्चुअली में आपका क्वेश्चन क्या बन गया, तो ये बच्चों ये पूरी ब्रांच जो है वो 0 होगी, मतलब आप इसको शॉर्ट सर्किट के फॉर्म में यहाँ पे देख सकते हो। तो इसको आप सिंपल वायर से ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया। तो ये आपका ज्वाइन होकर 6 ओम हो गया था, तो ये 6 ओम बना लो आप। और फिर ये नीचे आएंगे, ये पॉइंट आपका बी है, बी से ऐसे जुड़ा हुआ है बच्चों 2 ओम। और फिर आप देखो ध्यान से, तो ये पूरा जो वायर है ये शॉर्ट कनेक्टिंग वायर की तरह हो गया, क्योंकि इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट वो तो 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फिर से वही बात है, ये जो 2 ओम है और ये कनेक्टिंग वायर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आया था वो फिर से 0 ओम था, तो ये कनेक्टिंग वायर फिर से इस 2 ओम के साथ पैरेलल में ही है, तो फिर से ये 0 ओम हो जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट बन रहा है वो ए के बीच में ये 6 ओम है, और ये फिर से पूरा कनेक्टिंग वायर हो गया, और ये बी है। तो देखो ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस बचा, दैट इज 6 ओम। तो इस क्वेश्चन का जो आर इक्विवेलेंट है वो बच्चों 6 ओम है। तो 6 ओम इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ये जो है ना, कभी कभी आपको एग्जामिनर्स जो है बच्चों वो कंफ्यूज करने के लिए देते हैं ऐसा, तो आपको इस तरीके से ये सॉल्व करना आना चाहिए, है ना, तो फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आया होगा। फिर अगर हम और बात करें कि और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो देखिए जैसे ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, तो ज्यादा सही रहेगा। तो देखिए, तो अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका एक रेजिस्टेंस हो सकता है ये आर, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो सकता है इस तरीके से आर, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे हो सकता है बच्चों आर, है ना, सब आर ओम है। फिर आपका एक और ऐसे रेजिस्टेंस हो सकता है आर, फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो एक रेजिस्टेंस, फिर ऐसे जाएंगे तो एक रेजिस्टेंस, ये भी आर, ये भी आर। फिर बच्चों यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये आर, यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो ये आर, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो ये आर। तो आपको ये एक पॉइंट दे दिया ए और ये एक पॉइंट दे दिया बी। तो आपको ए बी के बीच में क्या बताना है बच्चों, फिर से वही बात है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि सर्किट में आप सीरीज पैरेलल ढूंढा करो, वो ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीरीज पैरेलल ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये एंड वाला, आप ये ऊपर वाला अगर देखें तो जो भी करंट इस रेजिस्टेंस से जाएगी वो इस रेजिस्टेंस से जरूर पास होगी। देखो ये दोनों सीरीज नहीं है ना, ये पैरेलल है, क्योंकि इसमें करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल भी अलग अलग है। तो पोटेंशियल भी अलग अलग है और करंट भी डिवाइड हो रही है, तो ना तो ये सीरीज है ना तो पैरेलल है। लेकिन ये लास्ट वाला आप देखो ब्रांच, जो करंट यहाँ से जाएगी वो पक्का यहाँ से आएगी, तो ये दोनों सीरीज में है। और जो करंट यहाँ जाएगी वो पक्का यहाँ से आएगी, तो ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि बी वाला पॉइंट यहाँ है। तो ये सीरीज में है, तो इसलिए ये आप लिख सकते हो 2R। ये सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R, है ना बच्चों। इस तरीके से आप बना सकते हो। और ये 2R और ये R अगर आप देखें, ये 2R और ये R, तो ये दोनों पैरेलल में है। वैसे ही ये 2R और ये R, ये दोनों बच्चों पैरेलल में। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, R से डबल है 2R, तो R से अगर डबल 2R है तो 2R/3 होता है ना, मैंने डायरेक्टली बताया हुआ है आपको। और R और ये 2R, तो डबल वाला जो होता है वो डबल वाला को डिवाइड बाई 3 कर देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट होता है। देखो बच्चों, अब इसको रीड्रॉ करो सर्किट को, है ना, सर्किट रीड्रॉ करके ही फिर सॉल्व करना चाहिए हमें। तो अगर हम इसके आगे जाएं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसके नीचे जाएं तो ये सर्किट में देखो, ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर 2R/3 हो चुके हैं और ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर R/, हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। अगर अभी आपकी प्रैक्टिस कम है तो आप पूरा सर्किट बार बार ड्रॉ करके बनाया करो, है ना, ताकि कहीं गड़बड़ ना हो। तो देखो ये वाला कनेक्शन तो वो पूरा वैसे ही है, ये R और ये R। अब देखो ये ऊपर गया था तो ये तीनों मिलकर 2R/3 हो गए, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस से 2R/3 से जोड़ देता हूँ। और ये R तो वैसे ही, ये भी आपका जो R है, ये तीनों R मिलकर कितने हो गए बच्चों, 2R/3। तो ये हमने लिख दिया। और ये वाला पॉइंट जो है बच्चों वो आपका B है। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें फिर से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 2R/3 और ये 2R/3, इसमें जो करंट जाएगी इसमें वही करंट जाएगी। तो ये 2R/3 आप देखो, ये बच्चों सीरीज में है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है 2R/3, तो ये हो गया 4R/3। दोनों को ऐड कर दो, तो क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो उनका डबल हो जाएगा, क्योंकि दो इक्वल रेजिस्टेंस है तो आपका 2 टाइम्स हो जाता है ना, डायरेक्ट हमें पता है। और उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये 4R/3 इस R के साथ, ये वाले R के साथ, ये बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, R1 मतलब 4R/3 मल्टीप्लाइड बाई R2 दैट इज R डिवाइड बाई इन दोनों का सम, तो 4R/3 प्लस R, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 + 4 7R/3 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो R/3 कैंसिल, तो यहाँ पे ये सबका इक्विवेलेंट कितना बचा बच्चों, देखो तो ये बचा 4R/7। तो 4R/7 बचा, फिर से रीड्रॉ कर लो, रीड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है भाई। तो हमने फिर से रीड्रॉ कर लिया। ये वाला पॉइंट हमारा बच्चों A है, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये R हो गया, एक रेजिस्टेंस ये R हो गया, और यहाँ पे जो बचा ये सब सॉल्व होने के बाद, ये तीनों को सॉल्व करने के बाद वो बचा है 4R/7। और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका B हो गया। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें फिर से कौन दिखाई दे रहा है आपको बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये R जो है वो 4 ओम के साथ सीरीज में दिखाई दे रहा है। तो 4R + R कर दो, तो 4R/7 + R करोगे तो 7 एलसीएम आएगा, तो 7 + 4 ये हो जाएगा 11R/7। और ये 11R/7 जो है बच्चों वो इस R के साथ पैरेलल में है। देखो तो जो आपका R इक्विवेलेंट है उसमें क्या हो रहा है कि ये 11R/7 जो है इट इज पैरेलल विथ R, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इट इज पैरेलल विथ R। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप सॉल्व कर लो भाई। तो करेंगे कैसे, R1 वो फॉर्मूला हमें पता है डायरेक्ट, इंटू R2
तो R1 है 11 R/7 इंटू R2 R है, और इन दोनों का सम तो 7 एलसीएम आएगा, तो 7 + 11 जो होगा वो 18 R/7 हो जाएगा, है ना। दोनों का सम करके देखो, तो R/7 कैंसल, तो जो फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का वो आया 11 R/80। तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए बच्चों, है ना। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ।